तो सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी क्लास की एनसीईआरटीज पढ़नी है ज्योग्राफी में, वो है क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी। उसमें कौन कौन सी एनसीईआरटीज आती हैं, तो सबसे पहले मिलेगा आपको द अर्थ और हैबिटेट, पृथ्वी हमारा ग्रह हमारे घर के रूप में कैसे है, और एनवायरनमेंट ये 7th क्लास की है। ठीक है, कुल मिला के ये 9 पुस्तकें हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण बुक है वो है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, इंडिया फिजिकल जो एनवायरनमेंट मीन्स। यहाँ पर इस वाली बुक में आपको जो मिलेगा ये 11th क्लास की एनसीईआरटी है। इसमें सारी चीज़ें जो बिल्कुल ज्योग्राफी का बेस है, जैसे भू आकृतिक विज्ञान जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी समुद्र विज्ञान, ओशनोग्राफी के बाद क्लाइमेटोलॉजी जलवायु विज्ञान, ये आधार है। और इसके ऊपर बेस्ड इंडिया, क्योंकि ये वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड के बारे में बता रहा है, इंडिया में ऐसी ही क्या परिघटनाएं हैं, इंडिया का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है, इंडिया का भारत का भौतिक भूगोल क्या है। और उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी की बुक और इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, ये आपके इंडियन इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं द अर्थ और हैबिटेट, क्लास 6 की ये जो एनसीईआरटी है। इसमें अगर आप टॉपिक्स देखो तो यहाँ पर कुल मिला के 8 चैप्टर हैं, जिसमें से मानचित्र वाला जो चैप्टर है उसमें ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बाकी सब में जो जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं उनको हम समझते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला जो चैप्टर है दैट इज द अर्थ इन सोलर सिस्टम, हमारे सौर तंत्र में पृथ्वी किस तरीके से स्थित है और उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इधर है हमारा सूर्य, सूर्य के सबसे नज़दीक अगर आप देखोगे तो मरकरी अर्थात बुध, फिर शुक्र है वीनस, फिर 3rd नंबर पे ये नीले कलर का ब्लू कलर का प्लैनेट है, उसका नाम है अर्थ। इससे और आगे जाओगे तो मिलेगा मार्स यानी कि मंगल। मंगल के बाद जितने भी ग्रह आपको दिखाई दे रहे हैं सबका साइज बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। इनका साइज बहुत बड़ा है, इसी कारण से इनको हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट। जोवियन प्लैनेट, जोवियन माने होता है बहुत वृहद आकार, जोवियन वृहद आकार वाले ग्रह। वहीं दूसरी तरफ ये जो 4 छोटे छोटे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं ना, मरकरी वीनस अर्थ एंड मार्स, ये बहुत छोटे होते हैं, इनको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स में अंतर क्या है, अगर यहां पर देखोगे तो इनका जो आकार है, साइज इनका बहुत छोटा है, इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा है, यानी कि इनका जो साइज है ये बहुत ज्यादा बड़ा है। साइज के अलावा दूसरी चीज होती है डेंसिटी, घनत्व। इनका घनत्व बहुत ज्यादा है, ये सॉलिड फेज में है। पृथ्वी हमारी क्या है, सॉलिड फेज है जिसपे हम खड़े हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ये जोवियन प्लैनेट्स हैं, इनकी अगर घनत्व की बात करें, डेंसिटी की बात करें, तो ये डेंसिटी इनका बहुत कम है, गैसियस स्टेज में ही है ये, इसीलिए बहुत विशालकाय है। तो इन जोवियन प्लैनेट्स में मंगल के बाद कौन सा मिलता है सबसे पहले, इन जोवियन ग्रह में, जोवियन प्लैनेट्स में मंगल के बाद सबसे पहले कौन सा मिल रहा है, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सैटर्न शनि, यूरेनस नेपच्यून अरुण और वरुण, प्लूटो जिसे हिंदी में यम कहते हैं, पहले वो भी इसमें शामिल था 2006 से पहले, फिर उसको 2006 में हटा दिया गया और नवग्रह की ये संकल्पना होके ये 8 ग्रहों में रह गई। और जो ये प्लूटो है, यम है,
इसका आकार छोटा होता है, इन सब से छोटा है, इसीलिए उसको ड्वार्फ प्लैनेट, बौना ग्रह कह दिया गया है। जो यहां पर इसके बाद मिलेगा वो हो गया बौना ग्रह। इतना ये बना लिया, डायग्राम भी चाहो तो बना सकते हो, ठीक है। फिर इसके बाद अब यहीं पर इसी के साथ एक और भी चित्र है कि यहां पर बीच में आपको एक एस्ट्रॉयड बेल्ट मिलती है। एस्ट्रॉयड बेल्ट का मतलब क्या होता है, हिंदी में इसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह पेटिका। इसका मतलब है क्षुद्र ग्रह पेटिका। ये मार्स और जुपिटर, मंगल और बृहस्पति के बीच में मिलती है। कई बार ये प्रश्न आ चुका है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या किसी भी और वनडे एग्जाम्स हो, उनमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि एस्ट्रॉयड बेल्ट कहाँ पर मिलती है। तो बिटवीन मार्स एंड जुपिटर यू कैन फाइंड इट। अब ये एस्ट्रॉयड का मतलब क्या है कि बहुत सारे पत्थर जैसे टुकड़े हैं, बहुत सारे टुकड़े यहाँ पर घूम रहे हैं, ये भी सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, जैसे बाकी के ग्रह कर रहे हैं ना, वैसे ये भी कर रहे हैं। तो यहां पर इसके लिए कुछ वैज्ञानिकों ने यह संकल्पना दी, ये सोच बताई कि कभी एक कोई ऐसे प्लेनेट का निर्माण हुआ होगा जो कुछ समय के बाद टूट गया होगा, तो उसके जो टुकड़े हैं वो इस एस्ट्रॉयड बेल्ट में बिखर गए, ठीक है। तो ये यहां पर हो गया, ये देखिए यहां पर इधर साइड में प्लूटो है, नेपच्यून के बाद प्लूटो आ गया। अब हम सबसे पहले अपने सोलर सिस्टम में देखें कि जो इस सोलर सिस्टम का मेन केंद्र है, मेन सेंटर है, जिसके चारों तरफ ये ग्रह परिक्रमा लगा कर रहे हैं, तो वो क्या है, क्योंकि इन सभी ग्रहों की उत्पत्ति भी सूर्य से ही हुई है। तो सूर्य यहाँ पर सेंटर पे है और इस तरीके से देखिए कंटिन्यूसली परिक्रमा लगा रहे हैं। अच्छा, जैसे जैसे आप यहाँ से नजदीक जाते जाएंगे, यानी कि जो सबसे तेज आपको दिखाई दे रहा होगा मरकरी यानी कि बुध सबसे तेजी से परिक्रमा लगा रहा है। जैसे जैसे आप दूर जाएंगे क्या होगा, परिक्रमा लगाने की जो स्पीड है वो कम होती जाएगी और परिक्रमण काल बढ़ता जाएगा। 88 दिन में बुध अपनी एक परिक्रमा पूर्ण कर लेता है, 88 दिन में। वहीं पर जो पृथ्वी है वो कितने दिन में एक परिक्रमा करती है? अरे पता है तुम्हें, एक साल में कितने दिन? तो 365 दिन में पृथ्वी एक परिक्रमा पूरी करती है। ठीक है, तो ये जो सेंटर में सूर्य है ये बेसिकली गैसियस स्टेज में है, यहां पर कंटिन्यूसली प्रक्रिया, एक रासायनिक प्रक्रिया चल रही है जिसे कहते हैं नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो फ्यूजन के कारण यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और उसके कारण सूर्य की चमक, सूर्य की रोशनी उससे उत्पन्न होती है। ग्रहों की अगर हम बात करें तो ग्रह बेसिकली ये जो शब्द है ना प्लैनेट, ये प्लैनेट शब्द लिया गया है, एक ग्रीक शब्द है प्लैनेटाई, और प्लैनेटाई शब्द से ये प्लैनेट बना है। ये प्लैनेटाई शब्द है, इसका मतलब होता है वांडरर। वांडरर का मतलब घुमक्कड़, जो घूमते रहते हैं। तो प्लैनेट भी क्या है, सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ गया, प्लैनेट। तो कितने प्लैनेट हैं? 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, इनके नाम हो गए। सब अपने एक फिक्स्ड पाथ पर रोटेट करते हैं। बुध अपने पाथ पर परिक्रमा करेगा, सबका अपना अलग पाथ है, और इस पाथ को क्या कहा जाता है, ऑर्बिट, उस ग्रह की कक्षा। ऑर्बिट का मतलब क्या हो जाता है, उसकी कक्षा। ठीक है, ये वहां पर फिक्स है। अभी जितने भी
प्लैनेट्स हैं उन सभी की एक फिक्स ऑर्बिट रहेगी। इसके बाद अगर यहाँ पर कुछ फैक्ट भी दिए हुए थे इस एनसीईआरटी में कि पृथ्वी के जुड़वा प्लैनेट अगर देखा जाए, पृथ्वी की भगनी, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी के जुड़वा ग्रह, तो वो शुक्र है। शुक्र का शेप वैसा ही है, इसीलिए इसको अर्थ ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है। इसके अलावा एक डायग्राम दिया गया था वहां पर, और इस चित्र में बताया गया है कि भाई मरकरी को एक साल में कितने दिन में ये परिक्रमा लगाते हैं, 88 दिन। एक स्पिन करने में, मीन्स किसी भी ग्रह की दो तरीके की मोशन होते हैं, गतियां होती हैं। एक अपनी एक्सिस पर रोटेट करना, एक सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा लगाना। तो जो अपनी एक्सिस पे लगाते हैं उसे बोलते हैं घूर्णन, रोटेशन, और जो सूर्य के चारों तरफ है वो परिक्रमा, रिवॉल्यूशन। तो एक रिवॉल्यूशन में 88 दिन लगते हैं, परिक्रमा में, एक घूर्णन कंप्लीट करने में 59 दिन लगते हैं। वहीं वीनस को 255 दिन लगते हैं सूर्य की एक परिक्रमा करने में, और अपनी एक्सिस पे घूमने में 243 दिन लगते हैं। पृथ्वी को एक दिन लगता है अपने घूर्णन कंप्लीट करने में, और एक साल लगता है परिक्रमा कंप्लीट करने में। तो इस तरीके से ये सारी जानकारियां वहां पर दी गई हैं, तो फैक्ट है, इसको आप देख सकते हो। अब पृथ्वी के बारे में भी कुछ बताया गया है कि, तो सबसे पहले आप इधर देखो कि पृथ्वी का आपको कुछ अंतरिक्ष में अगर चले जाओ तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ये कौन सा है? ये नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, इधर साइड में पैसिफिक ओशन है, प्रशांत महासागर, इधर अटलांटिक महासागर है। तो ये दूर से पृथ्वी के सरफेस को सबसे ज्यादा जल ने कवर किया है, वाटर ने कवर करके रखा है। और कितना भाग कवर है? लगभग ये मान के चलो कि 2/3 पार्ट कवर है वाटर से। इसीलिए अंतरिक्ष से चले जाओगे तो ये नीले कलर का दिखाई देगा, ठीक है? हाँ, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है? आकार के आधार पर अगर देखोगे तो हमारे सोलर सिस्टम में आकार के आधार पर सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? आकार, साइज के आधार पर हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? नहीं पता? सबसे पहले यहां देखो, इसी में देख के बता दो। जुपिटर सबसे बड़ा आकार में ये है, फिर ये है, ठीक है? फिर इस तरीके से। तो अब अगर हम पृथ्वी के बारे में पूछें कि पृथ्वी आकार के आधार पर कितने नंबर पे आती है? 5वें नंबर पे आती है। तीसरा नंबर तो सूर्य से नजदीकी का है ना। सूर्य से सबसे पहले कौन सा नजदीक का ग्रह है? शुक्र है, बुध है, मरकरी। फिर कौन सा आता है? अभी तो दिखाया है तुमको, बताओ यहां क्या 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 लिखा है? सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? यहां पर देख के बताओ मुझे, क्रम याद कर लो, लिख लो। इसीलिए मैंने बोला कि डायग्राम में बना लो। सूर्य है, सूर्य के फिर आगे बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, पृथ्वी के बाद फिर मंगल है, मंगल के बाद बृहस्पति और मंगल के बीच में एक क्षुद्र ग्रह पेटिका पाई जाती है, एस्ट्रॉइड बेल्ट जिसे कहते हैं। फिर बृहस्पति है, जुपिटर, फिर उसके बाद शनिदेव है, और शनिदेव के बाद यूरेनस, अरुण और नेपच्यून, फिर उसके बाद आता है नेपच्यून, वरुण। तो इस तरीके से ये 8 ग्रह हो गए। और सबसे लास्ट में आता है प्लूटो, वो बौना ग्रह हो गया, ठीक है? ड्वार्फ प्लैनेट है। तो ये सीक्वेंस याद रखना जरूर, भूल मत जाना। तो सूर्य से नजदीकी के आधार पर
किस नंबर पे आती है पृथ्वी? तीसरे नंबर पे आती है। साइज के आधार पे किस नंबर पे बताया? पांचवें नंबर पे। ठीक है। अब इसके शेप को अगर देखोगे तो इसका शेप है जियोइड। और जियोइड का मतलब क्या होता है? जियोइड का मतलब है, एक तो हो गई बिल्कुल गेंद, गेंद को ऊपर से नीचे से दबा दी, तो ऊपर और नीचे जो पोल है वो दब गए, और उसके कारण यहां से यहां तक की जो दूरी है, हाँ, ये क्या है, यहां पर नॉर्थ पोल है, यहां साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव। ठीक है। यहां पर अगर आप ये देख रहे हो, ये वाली जो लाइन है ये है 0 डिग्री, विषुवत रेखा, इक्वेटर। यहां पर चूंकि इसको अब हमने ऊपर से दबा दिया, तो उसके कारण जो बीच वाला भाग है ना, ये फूल गया है, और भी ज्यादा फूल गया है। मींस अगर अगर हम ये देखें कि पृथ्वी के सेंटर से पोल है और विषुवत रेखा की तरफ आया जाए, इसकी तरफ जाया जाए, तो कौन सी ज्यादा दूरी होगी? ऊपर वाली ज्यादा होगी। समझ में नहीं आया? अच्छा, चलो हम इसको ऐसे करते हैं कि नहीं, थोड़ा सा नोट्स में भी अपना काम कर लिया जाए। ये क्या है, नॉर्मली इसको हम अगर 2 डायमेंशनल में बोलें तो सर्किल है, वृत्त, हिंदी में बोलते हैं हम वृत्त। ठीक है। सर्किल का ये है सेंटर, सेंटर से ये क्या है, रेडियस, त्रिज्या। चाहे यहां की डिस्टेंस हो, चाहे यहां हो, चाहे ये यहां हो, किसी भी पॉइंट को सेंटर से मिलाओगे इसकी परिधि सर्कमफेरेंस से, तो वो सेम डिस्टेंस रहेगी। ठीक। ये 2 डायमेंशनल डायग्राम। अगर मैं यहीं पर ये कहूं कि एक स्फीयर है, स्फीयर अर्थात गोला, स्फीयर जो कि 3 डायमेंशनल हो गया। ठीक है। जैसे फुटबॉल है, बॉल है, उसमें भी क्या है, इसका सेंटर है, उस सेंटर से इधर गए या इधर गए या ऊपर की ओर गए, बाहर की ओर गए, रेडियस सेम रहेगी। अगर मैंने इसको ऊपर और नीचे से दबा दिया, तो उसके कारण क्या होगा, यहां पर ये इस तरीके से पिचक जाएगा। ठीक है। अब यहीं पर सेंटर है। अब इसके अंदर जो हवा भरी होगी, अगर बैलून है, तो क्या होगा, ये हवा इधर और इधर निकलने की कोशिश करेगी। मींस अब इधर साइड की जो डिस्टेंस है इससे कम हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? मैं यही तो पूछ रहा हूं। ये है नॉर्थ पोल, यहां पर है साउथ पोल। नॉर्थ से लेके साउथ की अगर टोटल डिस्टेंस देखोगे, मान लो ये अगर 10 यूनिट, और ये हो गई है 20 यूनिट। ठीक है। ये भी 20 यूनिट। ठीक है। ये भी 10 यूनिट। तो इस तरीके से शेप हो जाएगा। ये जो शेप होता है इसे हम कहते हैं जियोइड, जियोइड शेप। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोइड जैसा। ठीक है। अब इसके बाद पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। और उपग्रह क्या होता है, अच्छा बताओ, सैटेलाइट की डेफिनेशन क्या होती है? एक है ग्रह, एक है उपग्रह, दोनों में क्या अंतर? चंद्रमा क्या है, ग्रह, तो वो क्यों उपग्रह है? पृथ्वी क्या है, क्यों ग्रह है?
नहीं मालूम तो जानने का प्रयास करो। किसी भी चीज को समझना है तो क्या, क्यों, कैसे, व्हाट, व्हाई एंड हाउ, इन 3 प्रश्नों पर वर्क जरूर करो। और ये जो उत्तर है इनके, जो मैंने प्रश्न आपसे पूछे, उसके उत्तर आपको मिलेंगे इनकी परिभाषाओं में। अच्छा, हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें सूर्य क्या है? तारा है, ग्रह है, उपग्रह है? तारा क्या होता है? क्या होते हैं? तो वो ऊपर आकाश में तो आपको छत में भी छोटे छोटे से तारे से दिखाई दे रहे होंगे। तो सूर्य और चंद्रमा में अंतर क्या है? देखो, जो तारा होता है, तारा वो आकाशीय पिंड है जिसके अंदर से प्रकाश स्वतः उत्सर्जित होता है। सेल्फ ल्यूमिनस बॉडीज हैं, सेल्फ ल्यूमिनस सेलेस्टियल बॉडीज आर नोन एज स्टार। ये तारे हैं। क्या पृथ्वी भी प्रकाश उत्सर्जित करती है? नहीं करती। इसका मतलब पृथ्वी तारा नहीं है। लिख लो, डेफिनेशन में अगर लिखना ही है तो वे आकाशीय पिंड जो स्वतः से प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, तारा कहलाते हैं। जैसे सूर्य, सोलर सिस्टम में हमारे सूर्य एकमात्र तारा है जो स्वतः अपना प्रकाश उत्सर्जित करता है। फिर दूसरा शब्द है ग्रह। अच्छा, ग्रह भी 2 तरीके से लिखे जाते हैं। एक ग्रह है ये वाला, एक ये वाला है। कौन सा वाला? घर वाला है। ये वाला घर वाला है, मीन्स यहां पर होम हो गया ये। ठीक, ये ग्रह माने होता है प्लैनेट। ठीक है, PLANET, प्लैनेट। ग्रह मतलब वो आकाशीय पिंड, वो आकाशीय पिंड जो किसी तारे की परिक्रमा कर रहा है, जो किसी तारे की परिक्रमा कर रहा है, उसे ग्रह कहा जाता है। तो अब समझ में आ गया कि पृथ्वी को ग्रह क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है बताओ। अच्छा, पृथ्वी को ग्रह क्यों कहा जाता है? तो पृथ्वी किस तारे की परिक्रमा कर रही है? सूर्य की परिक्रमा कर रही है। हाँ। इसके बाद आता है उपग्रह, सैटेलाइट। सैटेलाइट क्या है? वे आकाशीय पिंड जो निरंतर किसी ग्रह की परिक्रमा कर रहे होते हैं। वे आकाशीय पिंड जो निरंतर किसी ग्रह की परिक्रमा करते हैं, उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है। अब ये उपग्रह 2 प्रकार के भी हो सकते हैं। एक होते हैं प्राकृतिक, नेचुरल, एक होते हैं ह्यूमन मेड। इसरो बनाता है, नासा बनाता है। ठीक है, कई सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाते हैं ना, PSLV सैटेलाइट्स, GSLV सैटेलाइट, ये सारे हमने लॉन्च किए, परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये ह्यूमन मेड जो सैटेलाइट्स हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, दीज आर ऑल्सो रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। ये भी परिक्रमा कर रहे हैं पृथ्वी के, इसीलिए ये भी क्या हो गए? सैटेलाइट हो गए। वहीं दूसरी तरफ है नेचुरल सैटेलाइट। नेचुरल सैटेलाइट का मतलब प्राकृतिक उपग्रह। और प्राकृतिक रूप से पृथ्वी का जो उपग्रह है वो कौन सा है? कितने उपग्रह हैं?
पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं प्राकृतिक? अरे ऐसे ही बताओ, डेली रात में आसमान में क्या देखते हो? चंद्रमा देखते हो। तो ये चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तुम्हें सब पता है, गाना भी गाते हो कि चांद सी महबूबा हो मेरी। ये चांद क्या है? उपग्रह है। उसी से कंपेयर कर रहे होते तुम सबको। तो ये मून है, यहां पर उपग्रह है। ये पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक रूप से बना हुआ उपग्रह है। अब एक प्रश्न मुझे और बताओ, चंद्रमा का जो प्रकाश है वो सतह है या नहीं है? चंद्रमा स्वतः से प्रकाशित होता है कैसे? रात में जो चमकता हुआ दिखाई देता है वो कैसे चमकता हुआ दिखाई दे रहा है बताओ? तारों की रोशनी से तुम चमक जाओगे। जब तुम नहीं चमक पाओगे तो इतना बड़ा चंद्रमा कैसे चमकेगा? बेटा पढ़ाई करो, एनसीईआरटी को पढ़ो एक बार। ज्ञान का अभाव नहीं, अकाल है। एक अभाव होता है, एक अकाल है। अकाल बहुत ड्रास्टिक पोजीशन है, बहुत ही गंभीर, खतरनाक। व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईएएस एग्जाम एंड देन आपको कुछ भी नहीं पता है, तो इसके बारे में, इसके लिए पढ़ना जरूरी है। मैं यहाँ पर वही चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ, तो बेहतर है क्लास से पहले उस बुक को पढ़ के आओ। क्लास 6 की एनसीईआरटी की बात कर रहे हैं। क्लास 6 के आज खत्म करके 7th भी स्टार्ट कर लोगे, ज़्यादा चैप्टर है नहीं, ठीक है? तो जो चंद्रमा है चमकता हुआ दिखाई देता है, वो इसलिए चमकता हुआ दिखाई देता है क्योंकि सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है। लाइट अगर मैं बंद कर दूं और थोड़ा बहुत भी प्रकाश इस कमरे में नहीं हो, क्लासरूम में नहीं हो, तो क्या आप किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो? अपने बगल में किसी स्टूडेंट को देख सकते हो, टीचर को देख सकते हो? नहीं देख सकते। कैसे दिखाई देता है? ये जो लाइट है मुझ पे पड़ रही है, मुझसे रिफ्लेक्ट होके तुम तक जा रही है, तुम्हारे आंखों के रेटिना पे ये पड़ रही है, और फिर वो तुम्हारे रेटिना के अंदर जो स्क्रीन लगी है उस पे उल्टा चित्रण होता है। मैं खड़ा सीधा हूं, तुम्हारे रेटिना के पीछे स्क्रीन पे उल्टा चित्रण हो रहा है, दिमाग उसको सीधा करके दिखाता है। लाइट बंद हो जाएगी, रिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा, तुम्हारे पास किरणें आना बंद हो जाएंगी, तुम नहीं देख पाओगे। ऑप्टिक्स फिजिक्स में एक चैप्टर है, उसमें ये सारी जानकारी दी गई है, ठीक है? तो चंद्रमा भी क्या है? सूर्य का प्रकाश पड़ता है चंद्रमा पे, चंद्रमा से प्रकाश आता है पृथ्वी पे, तब जाके चंद्रमा चमकता है। वो चमकता हुआ जो दिखाई दे रहा है दैट इज रिफ्लेक्शन। तारों की रोशनी से, अमावस्या की रात होती है, अमावस्या में चांद नहीं दिखता, क्यों? तब क्या तारों की रोशनी कम पड़ जाती है? तो ऐसे लॉजिक देना इस अवस्था में, व्हेन यू आर ग्रेजुएट, ठीक है? तो ये हो गया यहां पर। पृथ्वी से अगर हम इसकी दूरी देखें तो 3,84,400 किलोमीटर इसकी दूरी है पृथ्वी से। अब एक और प्रश्न है मेरा कि जब चांद को देखते हो तो कुछ आपको इस तरीके से उसका एक फेस दिखाई देता है, दो आंखें और एक मुंह दिखाई देता है, हमेशा दिखाई देता है। चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है और अपनी एक्सिस पर घूर्णन भी कर रहा है। तो जब वो अपनी एक्सिस पे घूर्णन भी कर रहा है, पृथ्वी की भी परिक्रमा करता है, तो ऐसा क्यों है कि हमें सिर्फ एक ही फेस दिखाई दे रहा है? इसके बैक साइड का फेस क्यों नहीं दिखाई देता?
जैसे आपको पृथ्वी में तो इधर साइड में दिख जाता है भाई, चलो अभी यहाँ अमेरिका था, उस साइड में भारत होगा, ठीक है, तो पीछे साइड वाला इसका भी कोई फेस होगा, क्यों नहीं दिखाई देता हमें? क्योंकि चंद्रमा का परिक्रमण काल, क्या होता है परिक्रमण काल? एक परिक्रमा को पूर्ण करने में जितना समय लगता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं, रिवॉल्यूशन पीरियड। घूर्णन काल, अपने अक्ष पर एक घूर्णन कंप्लीट, एक पूरा घूर्णन कंप्लीट करने में लगा समय घूर्णन काल, रोटेशन पीरियड कहते हैं। तो चंद्रमा का रोटेशन पीरियड और रिवॉल्यूशन पीरियड, परिक्रमण काल और घूर्णन काल दोनों बराबर हैं, दोनों ही 27 दिन के हैं। एक परिक्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर 27 दिन में पूरी होती है और अपनी एक्सिस पर घूर्णन भी 27 दिन में पूरा होता है। इसी कारण से चंद्रमा का एक ही फेस हमको पृथ्वी से दिखाई देता है। मुझे तो ये फील हो रहा है कि मैं छोटे से बच्चे को ही पढ़ा रहा हूं, हैं? अब बताओ, इस क्लास में आने का फायदा हुआ या नहीं हुआ? तो चंद्रमा का घूर्णन काल बराबर परिक्रमण काल बराबर 27 दिन, और यही वो वजह है कि हमें बैक नहीं दिखाई देता, ठीक है? और क्या चंद्रमा पर जीवन है? है? लोग रहते हैं क्या? नहीं रहते हैं। इसका मतलब वहां पर नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, उसका ग्रेविटेशन फोर्स पृथ्वी के ग्रेविटेशन फोर्स का 1/6 है। अर्थात अगर आपका पृथ्वी पे वजन 60 किलो है तो चंद्रमा पे जाके अपने तराजू पे खड़े होके देखोगे तो अपना वजन कितना पाओगे? 10 किलो, 1/6। तो ये मत सोचना हाय मैं इतना पतला हो गया क्या, ऐसा नहीं है, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स वहां का G/6 है, इसीलिए आपका वजन 1/6 दिखाई देगा। और ग्रेविटेशन फोर्स इतना कम है, इसी कारण से यहां पर एटमॉस्फेयर भी मौजूद नहीं है। जितनी गैसें बनी होंगी वो भी सब स्पेस में चली जाती हैं, क्योंकि चंद्रमा का ग्रेविटेशन फोर्स उसको रोक नहीं पाता। ठीक, तो ये तो हो गया चंद्रमा के बारे में। अब आ जाते हैं एस्ट्रॉइड, क्षुद्र ग्रह। हिंदी में इसको ऐसे लिखते हैं, क्षुद्र ग्रह। कहां पर मिलेंगे? ये मिलेंगे किन दो ग्रहों के बीच मिलते हैं क्षुद्र ग्रह? अभी आपने लिखा था, बताओ बिना देखे। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। तुम्हारे दोनों कानों को ऐसे उठा के खींच दिया जाए, बताओ क्या किया जाए? कब करोगे? हम तो मेहनत करके बता ही रहे हैं तुम्हें, लेकिन उसको याद कब करोगे देवता? कहां मिलती है क्षुद्र ग्रह पेटिका?
मंगल बृहस्पति। अब सबसे पहले तो दिमाग में अब तुम्हें हम पहले रटवा दें, रटो चलो। सबसे पहले कौन सा ग्रह, सबसे सूर्य इधर लिखा है, सूर्य के आगे क्या है, बुध है, फिर शुक्र है। बिना देखे बताना, सामने नीचे खोल के रखा हुआ है, मैं तुमको याद करवाने के लिए ही लिख रहा हूं, वरना मुझे कोई शौक नहीं है। पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद आपको यहां पर एक बेल्ट मिलेगी, ठीक है, ये है क्षुद्र ग्रह पेटिका। फिर क्या मिलता है यहां पर, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण जिसको कहते हैं हम यूरेनस, और फिर मिलता है वरुण, नेपच्यून, ठीक है। और इसके बाद आपको छोटा सा एक मिल जाता है प्लूटो, जिसको कहते हैं यम, हिंदी में यम है हम। मूवी आई थी ना कादिर खान की एक, यम है हम, वो जो ग्रेनेड खा जाते हैं सब, ठीक। तो ये सीक्वेंस याद कर लो। पृथ्वी, पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा इसके चारों तरफ परिक्रमा कर रहा है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। ये कौन से प्लेनेट मैंने बताया अभी तुमको, इनको क्या कहते हैं, बेटा जोवियन प्लेनेट बताया, जोवियन प्लैनेट्स। और इन ग्रह को क्या बताया मैंने, टेरेस्ट्रियल, ये है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, ये जोवियन प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स की खूबी विशेषता क्या बताई थी, दोबारा से मैं बता रहा हूं, साइज इनका छोटा है, लेकिन इनका जो घनत्व है, डेंसिटी है, वो बहुत ज्यादा है। जोवियन प्लैनेट्स के साथ क्या है, साइज इनका छोटा नहीं है, साइज इनका बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। और वहीं जो इनका घनत्व है, डेंसिटी, वो बहुत कम है। ये खूबी मैंने बताई है, इसको याद रखना, भूलना नहीं है, इन्हीं सब से क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, एस्ट्रॉइड हो गया। इसके बाद अब ये तो हो गए क्षुद्र ग्रह, ठीक है। क्षुद्र ग्रह के बाद कुछ कॉन्सेप्ट और भी टर्म्स हैं, कुछ ऐसे आकाशीय पिंड हैं जिनको आप क्या कहते हो, उल्का पिंड, किसी को कहते हो धूमकेतु। तो धूमकेतु, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह, इनमें अंतर क्या है, क्या क्वेश्चन उठा यहां पर हमारा, क्षुद्र ग्रह, इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम एस्टेरॉइड। क्षुद्र ग्रह के अलावा दूसरा है धूमकेतु, जिसको बोलते हैं हम कॉमेट। और इसके बाद आता है आपका उल्का पिंड।
इसको हम बोलते हैं मेटेयर्स। ठीक है, तो कई सारे शब्द हैं यहाँ पर। मेटेयर्स है, एक मेटेयोराइड है, एक मेटेयोराइट्स है, इनमें क्या अंतर है इसको समझना है। तो यहां देखो, मेटेयोराइड, मेटेयर्स, कॉमेट, ठीक है, एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड बेसिकली क्या है? क्षुद्रग्रह क्या है? रॉकी बॉडी स्मॉलर देन अ प्लैनेट दैट ऑर्बिट्स द सन। अर्थात वो आकाशीय पिंड जो ग्रहों से छोटे आकार के होते हैं और सूर्य की परिक्रमा करते हैं, क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड कहलाते हैं। लिख लो इसमें, रॉकी बॉडी स्मॉलर देन अ प्लैनेट दैट ऑर्बिट्स द सन इज कॉल्ड एस्ट्रॉइड। वे आकाशीय पिंड जो ग्रहों में, जो आकार में ग्रहों से छोटे होते हैं, जो आकार में ग्रहों से छोटे होते हैं और क्या होता है? सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो एस्ट्रॉइड हो गए। इसके बाद फिर एस्टेरॉइड के बाद क्या आता है? धूमकेतु। धूमकेतु ये है कॉमेट, ठीक है। इसको धूमकेतु को पुच्छल तारा भी बोलते हैं। पुच्छल तारा, पूंछ होती है, एक लंबी सी पूंछ दिखाई देगी, ऐसी लंबी सी। ये देखो चमकता हुआ तारा दिख रहा है, ये है पूंछ जैसी तारे। क्या होते हैं? दीज आर आइसी बॉडी दैट रिलीज गैसेज एज इट ऑर्बिट्स द सन। ये भी सूर्य के चारों तरफ घूम रहे होते हैं एक अलग फिक्स ऑर्बिट में, लेकिन ये किससे बनी हुई हैं? बर्फ से बनी हुई है। और जब भी ये सूर्य के पास आती है तो पिघलेगी, पिघल के ये वेपराइज होगी, वाष्प बनेगा। तो ये जब वाष्प, अब जब भी कभी गेंद फेंको, गेंद धूल में भरी हुई हो, तो क्या होगा? गेंद आगे दिखाई देगी और डस्ट पीछे होगी, पूंछ जैसी दिख रही होगी। ऐसे ही ये भी इस डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन पीछे साइड में वेपर्स हैं, सूर्य से इस पे किरण पड़ती हैं और वो किरणें रिफ्लेक्ट होके पृथ्वी तक आती हैं। हमें लगता है कि एक तारा है जिसकी इतनी लंबी पूंछ है, और यही धूमकेतु या पुच्छल तारा है। ठीक, फिर आता है उल्कापिंड, मेटेरॉइड। ठीक है, अब मेटेरॉइड, एक है मेटेराइट, एक है मेटेर। क्या होते हैं? तो अब यहां पर देखो, मेटेराइड रॉकी और मेटेलिक फ्रेगमेंट ऑफ एन एस्ट्रॉयड, कॉमेट और प्लैनेट। हो सकता है ये कोई क्षुद्र ग्रह हो, कोई धूमकेतु हो, या किसी ग्रह का कोई टुकड़ा हो, और वो आकाश से विचरण करते हुए हमारे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर रहा है। जैसे ही ये प्रवेश कर रहा है तो उस वक्त हम इस टुकड़े को बोलते हैं मेटेओरॉइड, METEOROID। ठीक है, मेटेरॉइड मीन्स एक कोई छोटा टुकड़ा जो हो सकता है क्षुद्र ग्रह या ग्रह या धूमकेतु का है, वो हमारे पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर रहा है, तो ये कहलाएगा मेटेरॉइड। ID लग जाएगी बस। अब जैसे ही हमारे वातावरण में प्रवेश करेगा एटमॉस्फेयर में, तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेज हैं, उसके कारण एक फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, एक घर्षण बल लगना काम करेगा। इस पे घर्षण बल जब काम करेगा तो क्या होगा? ये जलने लगेगा, और जलने लगेगा तो ये इस तरीके से आपको जलता हुआ दिखाई देगा। देखो ये दिख रहा है। जैसे ही ये जलता हुआ दिखाई दिया, इसको कहते हैं मेटेओर, METEOR। ठीक है, अब OID हट जाएगा, OID हटा, मेटेओर रह गया, और इसी को बोलते हैं टूटता हुआ तारा। टूटते हुए तारे के बारे में सुना होगा कि आंख बंद करके कोई विश मांग लो, पूरी हो जाएगी। तो मांग लेना कि IAS बन जाए। बन जाओगे? नहीं बन जाओगे?
तो ये सब चीजें फालतू की है। तो ये क्या है, मेटेयर मीन्स स्ट्रीक ऑफ लाइट सीन व्हेन अ मेटेरॉइड हीट्स अप इन द एटमॉस्फेयर। जैसे ही एक मेटेरॉइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रवेश किया और ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स ये लाइटेड हो जाता है, मीन्स जलने लगता है, तो इसको कहते हैं हम मेटेरॉइड से मेटेयर बन चुका है। ठीक है, अब ये मान लीजिए ये पूरी फ्लाइट के ड्यूरेशन में हो सकता है पूरा पूरा जल जाए, ये भी हो सकता है कि कुछ भाग जले और कुछ भाग शेष बच जाए। ठीक है, कुछ भाग जल गया तो राख पृथ्वी पे पहुंच रही है, कुछ आपका अधजला भाग पृथ्वी पे आके गिरा। ठीक है, तो ऐसे भाग को बोलते हैं मेटेराइट। मेटेयर में ITE लग गया। ठीक है, पहले लगा था मेटेरॉइड, OID हटा, मेटेयर बना। मेटेयर के बाद यहां पर लास्ट में ITE लगा, तो मेटेराइट। मेटेराइट मीन्स क्या है, मेटेयर फ्रेगमेंट दैट रीचेस द ग्राउंड। उल्का पिंड के वो टुकड़े जो अधजले हैं और पृथ्वी की सतह तक पहुंच चुके हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं मेटेराइट। मेटेरॉइड सबसे पहले था, फिर मेटेयर बना, फिर मेटेयर से मेटेराइट बना। ठीक, तो इस तरीके से ये तीन, इन सब में अंतर है। फिर इसके बाद आता है एक कॉन्स्टलेशन, CONSTELLATION। कॉन्स्टलेशन माने होता है नक्षत्र। ग्रह नक्षत्र होते हैं ना, ग्रह तो तुमने पढ़ लिए, अब नक्षत्र, फिर ज्योतिष का काम करना। ठीक, अब ये नक्षत्र में जो स्वाति नक्षत्र, तुला, ये जो राशियां जो तुम पढ़ते हो पेपर में अपना डेली भविष्य, तो ये क्या है, कॉन्स्टलेशन माने मतलब ये होता है नक्षत्र तारों का एक समूह है जो एक विशेष प्रकार का शेप बनाते हैं। ठीक है, तो नक्षत्र क्या है, तारों का एक समूह जो एक विशिष्ट प्रकार की आकृति बनाते हैं, इसीलिए उन्हें उस आकृति के नाम के आधार पर जाना जाता है। जैसे कुछ तारों ने मिलके क्या बनाया, एक भेड़ जैसी शक्ल बना दी, तो मेष। केकड़े जैसी शक्ल बना दी, शेप बना दिया, कैंसर। कर्क राशि। तुला जैसा बना दिया, तराजू जैसा, तुला राशि, लिब्रा। सप्तऋषि तारामंडल। नक्षत्र माने क्या होता है, कॉन्स्टलेशन माने तारामंडल भी होता है। तारामंडल का खुद ही मतलब है इट्स अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो सप्तऋषि तारामंडल देखा है आसमान में, पहचानते ही नहीं हो। हे भगवान, तुमने यार कुछ भी नहीं किया। आसमान में देखोगे, जब कभी आसमान साफ हो तो कुछ इस तरीके से चारपाई बनी हुई कुछ दिखाई देगी। ठीक है, सप्तऋषि 4 हो गए और ये 3 हो गए। लास्ट में यहां पर एक स्टार होगा, बल्कि देखा है, ये यहां पर एक ये वाला जो ध्रुव होता है ये है पोल स्टार, यानी कि ध्रुव तारा। पोल स्टार, ध्रुव तारा। ठीक है, ये पूरा सीध में रहता है। ठीक, और ये 7 ऋषि हैं, सप्त ऋषि तारामंडल। ठीक, ये कॉन्स्टलेशन है, सभी इन्होंने मिलकर एक शेप बनाया हुआ है, इसे कहते हैं कॉन्स्टलेशन। ठीक है, आसमान में देखो थोड़ा बहुत। अब इसी पे चैप्टर में देखो, पहला ही चैप्टर है, उसमें ज्यादा कितना टाइम लग गया। फुल मून में पूरा चंद्रमा दिखाई देता है। फुल मून का मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं, पूरा चंद्रमा कब दिखाई देता है, किस रात में दिखाई देता है, अमावस्या में दिखाई देता है, पूर्णिमा। पूर्णमिदम, पूर्ण है, चंद्रमा पूर्ण है तभी तो पूर्णिमा है।
पूर्ण मतलब होते ही फुल है, तो फिर तुम अमावस्या कैसे कह सकते हो? फिर दूसरी तरफ है